हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों दी गई? क्योंकि जो वीबीटी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वो उसमें कुछ कमियां थी, कुछ लिमिटेशंस थे, तो वो कमियां दूर करने के लिए यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी गई थी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसके थ्रू दी गई थी? एच बेदे एंड वी ब्लैक। ठीक है, एच बेदे एंड वी ब्लैक के द्वारा ये जो थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये दी गई थी। अब इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या है? फर्स्ट पॉइंट लिखा है इन अ कॉम्प्लेक्स द सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंडेड बाय वेरियस लिगेंड्स। हमें पता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो कई अलग अलग टाइप के जो लिगेंड्स होते हैं उनसे सराउंडेड रहता है। सपोज कीजिए कि ये हमारा एक मेटल है ना, यहाँ पर कोई एक लिगेंड जुड़ा हुआ है, यहाँ पर दूसरा लिगेंड है, यहाँ पर तीसरा लिगेंड है, यहाँ पर चौथा लिगेंड है ना। अगर हम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह से ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। ये अगर इसको हम ऐसे ऐड कर दे, जोड़ दे, तो ये कुछ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे होती है ना। तो लिगेंड जो है वो बहुत सारे मेटल्स जो है वो बहुत सारे लिगेंड से इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। फिर सेकंड लिखा है द बॉन्ड बिटवीन मेटल एटम एंड लिगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस आयोनिक, है ना। यहाँ पर जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये मेटल एंड लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नहीं बताती है, कोवेलेंट बॉन्ड को नहीं बताती है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया है कि जो मेटल और लिगेंड है उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी कि आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, है ना। मेटल और लिगेंड के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो प्योरली आयोनिक रहेगा, प्योरली आयोनिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ठीक। थर्ड पॉइंट लिखा है नेगेटिव लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस एंड न्यूट्रल लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज डाइपोल्स, है ना। जो नेगेटिव लिगेंड्स हैं जैसे कि Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, है ना, तो ये क्या करते हैं, एक पॉइंट चार्ज के जैसे ट्रीट होते हैं यहाँ पर इस थ्योरी के थ्रू, है ना। ये ऐसे पॉइंट चार्ज के जैसे ट्रीट किए जाते हैं और पॉइंट चार्ज के थ्रू ही यहाँ पर एक फील्ड क्रिएट होता है। बट जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, हमें पता है जो लिगेंड्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज लिए हुए भी हो सकते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव लिगेंड्स तो जो होंगे वो पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेंगे, बट जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं वो एज अ डाइपोल के जैसे ट्रीट किए जाते हैं। अब डाइपोल कैसे? सपोज कीजिए कि कोई H2O मॉलिक्यूल है ना, या NH3 है ना, तो यहां पर जो ऑक्सीजन है ये पार्शियली नेगेटिव होता है, हमें पता है, और हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव होता है, ये भी पता है। नाइट्रोजन यहां पर पार्शियली नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव होता है। तो यहां पर देखिए एक डाइपोल क्रिएट हो गया। डाइपोल का मतलब, डाई का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में? दो, और पोल मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल। तो देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव पोल हो गया, एक नेगेटिव पोल हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस तरह से ये डाइपोल के जैसे ट्रीट किए जाते हैं। कौन? न्यूट्रल लिगेंड्स, है ना। नेगेटिव लिगेंड्स तो पहले ही हमने देख लिया है कि ये पॉइंट चार्जेस के जैसे बिहेव करने वाले हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्लियर है। अब फोर्थ पॉइंट लिखा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। In the ground state, all d orbitals have same energy. They are called degenerate orbitals, है ना। जो ग्राउंड स्टेट है डी ऑर्बिटल्स की, उनमें इनकी एनर्जी सेम रहती है ना। जब कोई लिगेंड अप्रोच नहीं करता है मेटल को, तो मेटल के डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रहती है ना। तो उस कंडीशन में सेम एनर्जी रहेगी और उसे हम कहेंगे डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, है ना। उस कंडीशन में जो डी ऑर्बिटल्स रहेंगे, जब सेम एनर्जी रहेगी, तो उन्हें हम डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। फिर लिखा है व्हेन, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हेन लिगेंड्स अप्रोच सेंट्रल मेटल एटम डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन मेटल इज रिमूव्ड। देखिए मैंने पहले ही क्लियर किया था कि जब सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करेगा कोई लिगेंड, तो वहां पर उसकी जो डीजेनरेसी है वो खत्म हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? लिखा है ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, है ना। क्यों हो जाएगी डिजेनरेसी खत्म? क्योंकि यहां पर जो मेटल और जो लिगेंड है उसके बीच में रिपल्शन फील होता है बहुत ज्यादा,
है ना, मेटल के बीच में और मेटल और लिगेंड के बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है। सो इसीलिए जो डीजेनरेसी है डी ऑर्बिटल्स की वो रिमूव हो जाती है। फिर लिखा है एंड स्प्लिट इनटू 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स T2G एंड EG। वाह जी, बहुत बढ़िया जी, है ना। यहाँ पर जो डीजेनरेसी है वो खत्म हो जाएगी। फिर डी ऑर्बिटल, जो मेटल के डी ऑर्बिटल है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, 2 एनर्जी लेवल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। फर्स्ट लेवल है यहाँ पर T2G एंड सेकेंड है EG। बहुत बढ़िया। फिर लिखा है द रिपल्शन इज मोर, रिपल्शन ज्यादा होगा, कब होगा, इफ लिगेंड्स अप्रोच अलोंग द एक्सिस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, अलोंग द एक्सिस, है ना, एक्सिस के ऊपर से अगर अप्रोच करेंगे लिगेंड मेटल को तो क्या होगा, रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, है ना, एक्सिस ऑफ डी ऑर्बिटल्स एंड एक्वायर हायर एनर्जी व्हाइल रिपल्शन इज लेस, रिपल्शन कम होगा, कब, इफ लिगेंड्स अप्रोच बिटवीन द एक्सिस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, है ना, बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में से अगर लिगेंड अप्रोच करेंगे किसी मेटल को तो वहां पर जो रिपल्शन है वो कम फील होगा मेटल को, मेटल के डी ऑर्बिटल्स को, ठीक है। फिर लिखा है एंड अक्वायर लेस एनर्जी, है ना, लेस एनर्जी यानी कि कम एनर्जी, भाई रिपल्शन कम होगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, है ना, अगर रिपल्शन ज्यादा होगा तो उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक है। फिर लिखा है द डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना, जिसे हम शॉर्ट में डिनोट करते हैं CFSE, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, है ना, और इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑक्टाहेड्रल के केस में हम डेल्टा O यूज करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो जो T2G एंड EG 2 लेवल बने थे यहाँ पर, है ना, 2 एनर्जी लेवल में डिफरेंशिएट हो गया था जो डी ऑर्बिटल्स थे वो T2G एंड EG। तो इन T2G एंड EG के बीच में जो डिफरेंस होगा, है ना, जो गैप होगा वही क्या कहलाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और इसे डेल्टा से डिनोट हम करते हैं। फिर लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लार्ज गैप बिटवीन T2G एंड EG, हेंस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन को फील करने के लिए, है ना, T2G एंड EG में इलेक्ट्रॉन को फील करने के लिए जो 8th पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 9th पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8th पॉइंट क्या कहता है कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा, जो एनर्जी लेवल है T2G एंड EG इनमें बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में, है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में लार्ज गैप बिटवीन T2G एंड EG, बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा T2G एंड EG के बीच में। सो यहां पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी हुन्स रूल के अगेंस्ट। हुन्स रूल वहां पर फॉलो नहीं होने वाला है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। और हुन्स रूल क्या कहता था, 11th में हमने पढ़ा था कि जो लो एनर्जी लेवल है वहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन पहले देना है, पहले सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है एंड देन पेयरिंग करनी है। बट यहां पर पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा रहेगा T2G एंड EG के बीच में, ये भी हम समझेंगे बाद में, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड लेस गैप बिटवीन T2G एंड EG, हेंस पेयरिंग डजंट टेक्स प्लेस, है ना, यहां पर पेयरिंग नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि लेस गैप रहेगा, कम गैप रहेगा T2G एंड EG के बीच में, है ना। वीक फील्ड लिगेंड के केस में ऐसा होने वाला है, जो वीक फील्ड लिगेंड है वो कम रिपल्शन करेंगे किसको, डी ऑर्बिटल्स को, है ना। तो यहाँ पर T2G एंड EG के बीच में कम गैप रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, यहाँ पर हुन्स रूल अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो आई होप सभी के सभी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हैं। चलिए गाइज, ऑक्टाहेड्रल के केस में जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो कैसे अप्लाई होगी यहाँ पर वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल के केस में हमें ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे होती है, देखिए ये मेटल है, यहाँ पर लिगेंड रहेंगे, तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनती है। अब यहाँ पर जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं, हमें पता है मेटल के डी ऑर्बिटल्स में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और लिगेंड तो देगा ही देगा, इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को, है ना। तो यहाँ पर जो मेटल और लिगेंड के जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें रिपल्शन फील होगा, है ना। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं कुछ इस तरह से डी ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, 1 2 3 4 5। पहला जो है DXY इसको हम कहते हैं, दूसरा D
वाई जेड, तीसरा डी जेड एक्स, चौथा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फिर डी जेड स्क्वायर। कुछ इस तरह से मेटल डी ऑर्बिटल होते हैं, है ना, डी ऑर्बिटल, और डबल डम्बल शेप में होने चाहिए, होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, इनको हम कहते हैं T2G, है ना, और ये जो दो है इनको हम कहते हैं EG, है ना। यहाँ पर हमने देखा था दो एनर्जी लेवल में डिफरेंशिएट हो जाता है डी ऑर्बिटल, T2G में एंड EG में। तो यहाँ पर EG में कौन कौन से होंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, और यहाँ पर T2G में कौन होंगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। अब ये जो दो यहाँ पर EG वाले जो ऑर्बिटल है ना, ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, एक्सिस पर प्रेजेंट होंगे, है ना, एक्सिस पर, अलोंग द एक्सिस। और T2G कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, ठीक है, ये याद रखिएगा आप, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर अगर इस एक्सिस को यहां पर देखिए, ये जो है इसको अगर मैं एक्स एक्सिस सपोज करूं तो ये 90 डिग्री पे अपने आप क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस, और ये 90 डिग्री पे फिर से क्या हो जाएगी, जेड एक्सिस, है ना। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यहां पर एक्सिस हमने सपोज कर ली, सपोज क्या होगी ही होगी, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, मैं यहां पर आपको नहीं बता सकता हूं, सिर्फ इतना सा ध्यान रख लीजिए कि एक्स एक्सिस है ये, इसके 90 डिग्री पे वाई एक्सिस, 90 डिग्री पे जेड एक्सिस, ठीक है। तो देखिए जो एक्सिस है एक्चुअली वहां से ही जो लिगेंड है वो अप्रोच कर रहे हैं मेटल को ऑक्टाहेड्रल के केस में। देखिए ये एक्सिस है और यहीं से तो लिगेंड अप्रोच कर रहा है मेटल को, ये एक्सिस है, वाई एक्सिस, यहीं से लिगेंड अप्रोच कर रहा है मेटल को, जेड एक्सिस से भी अप्रोच कर रहा है लिगेंड मेटल को, है ना। तो यहां पर एक बात मुझे बताइए कि जो एक्सिस पर ऑर्बिटल्स रहेंगे, डी ऑर्बिटल्स, कौन कौन से, EG वाले, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, तो ये सबसे ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे, है ना। यहां पर पॉइंट में भी लिखा है द रिपल्शन इज मोर, रिपल्शन ज्यादा होगा, कब होगा, इफ लिगेंड्स अप्रोच अलोंग द एक्सिस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, है ना। अलोंग द एक्सिस जब अप्रोच करेंगे मेटल को लिगेंड, तो वहां पर सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा और उन डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो हाई हो जाएगी, है ना। तो ये ऊपर चले जाएंगे, है ना। जैसे कि ये 5 डी ऑर्बिटल है हमारे पास, है ना, ये 5 डी ऑर्बिटल है, तो इनकी जो एनर्जी है वो एक टाइम तो सेम रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि एवरेज एनर्जी रहेगी यहां पर ये, है ना, ये एवरेज एनर्जी है। अब जब लिगेंड ने अप्रोच किया सेंट्रल मेटल एटम को, तो जो EG वाले हैं ये ऊपर चले जाएंगे, है ना, ये कौन से हैं, EG है, और जो T2G वाले हैं वो नीचे आ जाएंगे, कुछ इस तरह से, है ना। EG वाले ऊपर क्यों गए हैं, क्योंकि ये एक्सिस पर थे और एक्सिस पर रहने के कारण इनमें सबसे ज्यादा रिपल्शन फील हुआ और इनकी एनर्जी हाई हो गई, एनर्जी हाई हो गई यानी कि ये ऊपर चले गए, और जिनकी एनर्जी कम थी वो नीचे आ गए यहां पर। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं, बिल्कुल इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए कि एक बहुत बड़ा डैम है ना, एक बहुत बड़ा डैम है, उसमें पानी भरा हुआ है। अब अगर वो डैम टूटे, सपोज कीजिए कि ये एक डैम है यहाँ पर, है ना, ये एक डैम है, इसमें बहुत पानी भरा हुआ है, ये डैम अगर सपोज करते हैं कि टूट गया, है ना, टूट गया ये डैम, तो यहाँ पर जस्ट इसके नीचे, इस डैम के नीचे एक गांव है, यहाँ पर एक डैम है, तो अगर ये डैम टूट जाए तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो किसे होगी, यहाँ पर जो गांव है उसको हानि होगी, है ना, सबसे ज्यादा नुकसान इस गांव को होगा, आसपास भी जो गांव है उनको भी नुकसान होगा बट कम होगा, क्योंकि ये तो इसके जस्ट नीचे है ना, है ना। तो यही बात यहां पर भी है कि जो अलोंग द एक्सिस लिगेंड के मेटल के जो डी ऑर्बिटल है उनको सबसे ज्यादा रिपल्शन फील करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा गुस्सा झेलना पड़ेगा जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स है उनसे, है ना। मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहां पर सबसे ज्यादा रिपल्शन फील होगा उनको जो एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, बिल्कुल एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, उनको सबसे ज्यादा गुस्सा झेलना पड़ेगा लिगेंड का, है ना। तो यहां पर वो क्या होंगे, ऊपर चले जाएंगे, उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी, तो इसलिए वो ऊपर चले गए, और जो बाकी के गांव है, सपोज करते हैं ये बाकी के गांव है, इनको थोड़ा कम नुकसान हुआ, तो ये इनकी एनर्जी कम हो गई और ये नीचे रह गए, है ना। अब हम ये जो EG एंड T2G ऑर्बिटल्स है इनमें इलेक्ट्रॉन्स को फील करेंगे, जो
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनका मैग्नेटिक बिहेवियर हम देखेंगे, वो कलर्ड होते हैं या कलरलेस होते हैं ये हम देखेंगे, इनका मैग्नेटिक मोमेंट हम चेक करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो टॉपिक भी, ठीक है। चलिए गाइज, वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग कैसे होगी ये हम पहले देख लेते हैं, एंड फिर इलेक्ट्रॉन्स को फील करेंगे इनमें, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, है ना, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो देखेंगे, है ना। सब कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं इन 2 एग्जांपल्स के थ्रू, आप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए वीक फील्ड लिगेंड के केस में जो गैप है T2G एंड EG के बीच में वो बहुत कम है, लेस गैप है, और EG एंड T2G के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहाँ पर रहने वाला है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हाई स्प्लिटिंग होगी, वीक फील्ड लिगेंड में लो स्प्लिटिंग होगी, इसलिए एनर्जी गैप भी यहाँ पर आपको कम दिख रहा है, यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है ना। डेल्टा O से रिप्रेजेंट किया जाता है इनको, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो बीच का जो सेंटर है ना, इसको हम कहते हैं बेरी सेंटर, बेरी सेंटर, ठीक है। और ऊपर जो ये डेल्टा O की वैल्यू रहेगी ये 3/5 रहेगी, 3/5 डेल्टा O, और यहाँ पर 2/5 डेल्टा O। ये पहले मैं आपको बताना भूल गया था, तो इसलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो बीच का सेंटर है, जो एवरेज पॉइंट हम मान रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, वो बेरी सेंटर कहलाएगा, और ऊपर का जो डेल्टा O की वैल्यू जो है वो 3/5 होगी, नीचे डेल्टा O की वैल्यू 2/5 होगी, ठीक है। तो यहां से आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में एंड वीक फील्ड लिगेंड के केस में, ठीक है। तो सबसे पहले Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड करना पड़ेगा। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। X + 6 - 1 = -4, तो X - 6 = -4, तो X = -4 + 6 प्लस का 2, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई Fe की +2। चलिए +2 के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। 26 होता है Fe का एटॉमिक नंबर, +2 के लिए हमें लिखना है, तो ऑर्गन तक तो सेम रहने वाला है ना, 18 तक, ऑर्गन 18। फिर उसके बाद में 3d6 4s0 आएगा। 4s की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि d ऑर्बिटल की ही स्प्लिटिंग हमें बतानी है यहाँ पर, ठीक है। वैसे 4s में 0 होगा, ठीक है। तो AR 18 तक सेम रहेगा, फिर 3d6 रहने वाला है। अब चलिए जो लिगेंड है उसको देखना है। Cn क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। Cn क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए तो ये 5 जो ऑर्बिटल्स हैं, 5 है ना d ऑर्बिटल, अब इनकी स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगी, तो यहाँ पर ये आ जाएंगे Eg, ठीक है। ये क्या है? Eg है, और ये क्या है? T2G है। ये क्या है? T2G है। चलिए तो अब हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर कैसे फिल करें? देखिए, जो एक बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो वीक फील्ड लिगेंड है, यहां पर हुंड्स रूल फॉलो होगा। क्यों होगा अभी बताऊंगा मैं। यहां पर हुंड्स रूल फॉलो होगा, यहां पर हुंड्स रूल फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर देखिए जो एनर्जी गैप है ये बहुत कम है। यहां पर लिख देता हूं मैं, डेल्टा O इज लेस देन P। P का मतलब पेयरिंग एनर्जी। दो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने के लिए जो एनर्जी लगाई जाती है या जो एनर्जी यूज होती है उसे हम कहते हैं पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है उसे पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। तो यहां पर जो पेयरिंग एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, तो मैं ज्यादा पैसे क्यों खर्च करूं, है ना, ज्यादा एनर्जी क्यों दूं, जब मैं ऊपर जा सकता हूं इजीली। क्योंकि यहां पर गैप बहुत कम है, तो मैं ऊपर इजीली जा सकता हूं, तो ऊपर ही जाऊंगा ना मैं। यहां पर पेयरिंग क्यों करूंगा? पेयरिंग करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ रहा है, तो मैं ज्यादा पैसे खर्च ना करके ऊपर चला जाऊंगा, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि जो डेल्टा O है वो ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो यहां पर पेयरिंग एनर्जी कम है, तो मैं यहां पर नीचे ही पेयर बना लूंगा, है ना। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या हो रहा है? पेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो यहां पर मैं पेयरिंग कर लूंगा। चलिए, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है Cn, तो यहां पर जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 1 2 3। अब ऊपर जाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ रहा है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तो मैं यहां पर नीचे ही रहूंगा, पेयरिंग कर लूंगा। चलिए, तो 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए यहां पर,
है ना। पेयरिंग हो गई है हुंड्स रूल के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गैप दिख रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में बहुत ज्यादा है ना, स्प्लिटिंग ज्यादा हुई है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पेयरिंग कर दी। अब अगर इसके मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो यहाँ पर देखिए सभी के सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है, फिर कलरलेस रहेगा या कलर्ड रहेगा, तो ये कलरलेस रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सभी के सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कलरलेस रहेगा। अब अगर इसके मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू √n+2, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट आपको दिख रहा होगा 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसे हम n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो इसलिए म्यू इज इक्वल्स टू 0, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट इसका 0 रहेगा, और इसकी यूनिट है बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हम वीबीटी के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें बताती है। तो आई होप फर्स्ट एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब सेकंड एग्जांपल में Fe(F6)4 नेगेटिव। सबसे पहले Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैलकुलेट करते हैं। x + 6 - 1 = -4, x - 6 = -4। तो यहाँ पर भी x = +2 आने वाली है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो। तो Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। चलिए, इसके अकॉर्डिंग हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। Fe डाई पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 26। तो फिर से ऑर्गन 18 तक तो सेम रहने वाला है, 3d6 रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब इसका जो लिगेंड है वो हम देखते हैं कि लिगेंड कौन सा है। लिगेंड हेलोजन है यहाँ पर, और हेलोजन कौन होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। चलिए, तो ये d ऑर्बिटल्स जो है यहां पर स्प्लिटिंग कम होगी, तो ये है Eg और ये है T2g। ठीक है, पहले के केस में देखिए जो एनर्जी गैप है वो मैंने कम लिया है, यहाँ पर डेल्टा O की वैल्यू कम है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। चलिए फिल कर देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे यहाँ पर फिल होंगे, यहाँ पर हुंड्स रूल अप्लाई होगा। क्योंकि यहाँ पर जो डेल्टा O है वो लेस रहेगा, है ना, डेल्टा O की वैल्यू कम है। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, पेयरिंग नहीं करेगा, यहाँ पर हुंड्स रूल फॉलो होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो एनर्जी लेवल है, जो एनर्जी गैप है वो कम है, डेल्टा O की वैल्यू कम है। तो यहाँ पर फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को फिल करना आप, आई होप आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। चलिए, अब पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, तो ये होगा पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कलरलेस या कलर्ड, तो ये होगा कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू n+2। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 4 + 2, तो ये हो जाएगा √4 × 6। तो म्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट में 24 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो आई होप जो एग्जाम्पल है वो आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे, डायग्राम भी आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे, जो थ्योरी पहले मैंने आपको बताई वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।